रामपुर गांव में कोई भी शख्स पढ़ा लिखा नहीं था। वहां के लोगों का मानना था कि पढ़ाई लिखाई से जीवन यहाँ पर नहीं हो सकता। जीने के लिए हमें काम करना होगा। खेतों में काम करके ही हमें अपनी भूख मिटा सकते हैं। वहाँ के सभी लोग खेती बाड़ी ही किया करते थे। लालू, बजरंगी और बाकी सभी सरपंच के गाँव के बाहर पंचायत कर रहे होते हैं। हमारे गांव में एक भी स्कूल नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी तो गरीबी और भूख में गुजरी। अब कहीं हमारे बच्चों की जिंदगी गरीबी का शिकार न हो जाए, इसके लिए हमें गांव में स्कूल खोलने का इंतजाम करना चाहिए। ऐसी बातें कर रहे हो लालू। स्कूल से और पढ़ाई लिखाई से पेट भर जाता तो आज इतने पढ़े लिखे लोग भी खेती थोड़ी ना किया करते। जाओ जाकर देखो, शहर में एक ही पढ़ा लिखा शख्स ढंग की नौकरी करके अपना और अपने खानदान का पेट नहीं भर रहा। सभी कोई न कोई गलत काम करते हैं। कम से कम हम खेती करके किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं करते और अपने खानदान का पेट भी जैसे तैसे भर ही लेते हैं। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इल्म हमें इत्तेफाक लाएगा, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। अगर आज हमने स्कूल नहीं खोला तो आने वाली नस्ल सही गलत कैसे समझेगी। स्कूल तंजीम का काम करता है और इल्म जिंदगी से आता है। उस्ताद की बातें, किताब के लफ्ज, ये सब हमें दुनिया में रहने की ताकत देते हैं। अगर हम पढ़ाई को धिक्कारते रहें और सिर्फ पेट पर ध्यान दें तो हमारा ये गाँव कमजोर और मुहताज हो जाएगा। हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें शहर जाना पड़ेगा। बातें बंद करो लालू, अपनी बड़ी बड़ी बातें बंद कर और जाकर अपना खेत संभाल। बारिश नहीं हुई तो कहीं इस साल भूख से नहीं मर जाए तुम्हारा खानदान। लालू चला जाता है। अभी भी सब खड़े होकर सरपंच की बातें सुन रहे होते हैं। सरपंच इन सब की तरफ देखता है। तुम क्या देख रहे हो? खेतों में काम नहीं करना है क्या? या तुम सबको भी लालू की तरह स्कूल का भूत सवार है? नहीं मालिक, हम काम में ही खुश हैं। सब लोग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सरपंच अपने घर के बाहर अकेला खड़ा होता है। घर के अंदर से सरपंच की बीवी बाहर आती है। ये लालू तो बहुत तेज बन रहा है, स्कूल खुलवाना चाहता है गाँव। इतना भी तेज बन ले, पर मुझसे तेज नहीं बन सकता। मैं उनके इस गाँव का राजा हूँ। स्कूल बनने के बाद फिर हर शख्स राजा बनने का ख्वाब देखेगा। मेरे रहते इस गाँव का राजा कोई और नहीं हो सकता। सरपंच इतना कहकर एक लालची सी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरता है। वहीं रामपुर गांव में एक व्यापारी व्यापार करने के लिए आता है। इसके हाथ में एक बड़ा सा काला रंग का सूटकेस होता है। वो गांव के अंदर चला जा रहा होता है। तभी इसकी मुलाकात बजरंगी नाम के एक गांव के शख्स से होती है। सुनो भैया, मैं बहुत भूखा हूँ। यहाँ कोई ढाबा है क्या जहाँ मैं कुछ खा सकूँ? भैया यहाँ कहाँ से ढाबा होगा? छोटा सा गांव है, कोई आता जाता नहीं। खाना तो लोग घर से खाकर निकलते हैं, ढाबे में क्यों खाएं? तो क्या यहाँ मुझे खाना नहीं मिलेगा? भैया आपको भूख लगी है तो आप हमारे घर चलकर खाना खा सकते हैं। बजरंगी व्यापारी को लेकर अपने घर चला जाता है। भाग्यवान मेहमान आए हैं, खाने का इंतजाम करो। आप यहाँ बैठ जाइए। कहिए जनाब, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? शुक्रिया भैया जी। मैं एक व्यापारी हूँ। रामपुर गांव के किसानों के बारे में बहुत सुना था। बहुत से किसान गरीबी और बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं। मैं सबको पैसे देना चाहता हूँ और उनकी सारी फसलें हर साल खरीदना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। आज ही सारे गांव वालों को इकट्ठा कर देता हूँ। सारे किसान आपके इस काम से काफी खुश होंगे। यहाँ के सारे किसान इतनी मेहनत से फसलें उगाते हैं और इन्हें इनकी सही कीमत भी नहीं मिल पाती। मैं भी एक किसान ही हूँ और हमारा घर भी सिर्फ खेती पर ही मुनहिसर है। और हमारे घर को कर तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम किसानों के क्या हालात रहते हैं। वाकई काफी खराब सूरत हाल है यहाँ के किसानों। अगर तुम सभी गाँव वाले मुझे अपनी फसलें दोगे तो तुम्हें हर महीने पैसे मिलते रहेंगे, जिससे तुम अपने खानदान का अच्छे तरीके से पेट भरते रहोगे। अगर ऐसा है तो मैं गांव वालों को और सरपंच जी को और सभी को खबर कर देता हूँ। अगले दिन सरपंच जी के घर के बाहर चबूतरे पर सभी गाँव वाले आए होते हैं। व्यापारी भी वहीं खड़ा होता है। व्यापारी बाबू का मंसूबा मुझे अच्छा लगा। आखिरकार बहुत से किसान अपनी फसलें नहीं बेच पाते और इन्हें इनकी फसलों का सही मुआवजा भी नहीं मिल पाता। अगर व्यापारी बाबू सामने से मदद कर रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा है। हमें ये मायदा मंजूर है। व्यापारी बाबू, मैं तो कहता हूँ अपने सारे खेतों की फसलें आपको ही बेचूंगा। मैं तो गाँव के किसानों की भलाई चाहता हूँ और किसानों को उनका हक देना चाहता हूँ। व्यापारी बाबू, आप हमारे लिए फरिश्ता हैं। अगले दिन सभी गांव वाले व्यापारी को अपनी अपनी फसलें दे देते हैं और इसके बदले व्यापारी कुछ पैसे इन्हें दे देता है। किसान और व्यापारी बहुत ही खुश होते हैं। व्यापारी इस फसल को शहर में 4 गुना दाम में बेच देता है। रामपुर आकर एक बहुत बड़ा मकान बनाता है। रामपुर में सबसे बड़ा मकान देखकर व्यापारी की ठाठ बाट देखकर रामपुर के लोगों को भी इसी तरह की जिंदगी जीने का मन करता। आज अपनी भी ऐसी ही जिंदगी होती।
व्यापारी बाबू की भी क्या जिंदगी है, क्या ऐशो आराम, किसी भी चीज की कमी नहीं। काश अपनी भी ऐसी ही जिंदगी होती। क्या करना पड़ेगा? चलो ना चलकर व्यापारी बाबू से पूछते हैं। तुम सही हाँ चलो, व्यापारी बाबू के पास कुछ तो ऐसा है जो हमारे पास नहीं, तब भी तो हमारी जिंदगी इतने दुखों से घिरी हुई है। कह रहे हो? चलो उनके पास चलते हैं। आप दोनों व्यापारी की आलीशान घर में पहुंचते हैं। व्यापारी शान से सोफे पर बैठा होता है। इसकी नजर बजरंगी और लालू पर पड़ती है। सियाना हुआ बजरंगी, देख वो व्यापारी बाबू, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का क्या राज है। आपने अपनी जिंदगी इतने ऐशो आराम वाली कैसे बना ली? देखो, इसका तो सीधा सा तरीका है, तालीम। अगर तुम या तुम्हारे गांव का कोई भी शख्स अगर पढ़ा लिखा होता तो वो मेरी तरह जरूर कामयाब होता। क्यों नहीं, तुम क्या, ये रामपुर गांव का सारे लोग पढ़ लिख सकते हैं। मुझे एक ऐसी झील का पता है जहाँ 5 मिनट सांस रोक के बैठने से लोगों को तालीम नहीं, आला तालीम हासिल होती है। कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जहाँ तक हमें पता है तालीम का सिर्फ एक ही जरिया है। आप कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जहाँ तक हमें पता है तालीम का सिर्फ एक ही जरिया है, स्कूल, और आप झील बता रहे हैं। अगर मुझे पता है लालू, तालीम का माखिज स्कूल है, पर गौतम बुद्ध को तो देखो, उन्हें पेड़ के नीचे से इल्म मिला। क्या तुम गाँव वालों को झील के नीचे से तालीम नहीं मिल सकती? ऐसा है तो ठीक है, मैं बजरंगी और रामपुर के सभी लोग आपकी झील का ज्ञान दिखाने आएंगे। आज जिस तरह से मैं तालीम के लिए भटक अगले दिन सभी झील के पास भीड़ लगाए होते हैं। सरपंच और व्यापारी के बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी गाँव वालों, मेरे पास एक जादुई मिट्टी है। इस मिट्टी को झील के पानी में डालते ही ये झील जादुई हो जाएगी, और तब जो शख्स 5 मिनट बिना सांस लिए इस झील के पानी में बैठ रहा, इससे ज्ञान की हासिल हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ, तो मुझे कोई भी चीज यूं ही किसी को नहीं देता। अगर आपको जादुई झील में दे रहा हूँ तो इसके बदले आप सभी को मुझे 500 रुपए देने होंगे। ठीक है, ज्ञान अगर 500 में मिल रहा है तो हम जरूर आपको पैसे दे देंगे, हमें मंजूर है। गांव वाले पैसे देते हैं। व्यापारी झील में मिट्टी फेंकता है। एक एक करके सभी गांव वाले झील में 5 मिनट सांस रोककर बैठने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी 5 मिनट सांस नहीं रोक पाता। और इसी तरह सारे गांव वाले परेशान और थका हुआ महसूस करते हैं। सरपंच व्यापारी की बातें सुनकर दास अपने घर की तरफ लौटता है। क्या हुआ जी, आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाय भगवान, पहले मैं गांव वालों को ठगता था, आज किसी ने मुझे ठग लिया। मुआवजा भी नहीं मिल पाता। और व्यापारी बाबू सामने से मदद कर रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा है, हमें ये मायदा मंजूर है। व्यापारी बाबू, मैं तो कहता हूँ अपने सारे खेतों की फसलें आपको ही बेचूंगा। हाय भगवान, पहले मैं गाँव वालों को ठगता था, आज किसी ने मुझे ठग लिया। व्यापारी काफी चालाक निकला, उसने गाँव वालों को ज्ञान वाली। वहाँ लालू भी अपने घर में बैठा अपने छोटे छोटे बच्चे को देख रहा होता है और कहता है, इस तरह से मैं तालीम के लिए भटक रहा हूँ, कल को क्या हमारे बच्चे भी भटकते रहेंगे? मेरी ही तरह क्या ये भी किसी की बातों में आ जाएंगे? लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे?